हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड इज गवर्न्ड बाय। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल या गवर्न कौन करता है? पहला ऑप्शन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी कि एमफी। दूसरा ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। तीसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। चौथा ऑप्शन है बोथ आरबीआई एंड सेबी। तो इसका राइट आंसर है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट का मेन रेगुलेटर है, जिसमें म्यूचुअल फंड भी आता है। सेबी ही वो रूल्स और रेगुलेशन बनाता है जो म्यूचुअल फंड को फॉलो करने होते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और मार्केट इंटेग्रिटी मेंटेन करना। एमफी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया वो क्या करता है? यह एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। ये इथिकल प्रैक्टिस प्रमोट करता है, लेकिन रूल्स बनाना या इन्फोर्स करना इसका काम नहीं है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका काम है आरबीआई मेनली बैंक्स और एनबीएफसी को रेगुलेट करता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बैंक्स और एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है? तो आरबीआई रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड में इसका रोल लिमिटेड होता है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड रेगुलेशन। फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड रेगुलेशन है कौन हैंडल करता है? वो आरबीआई करता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड रेगुलेशन कौन देखता है? वहां पे ऑप्शन दे देगा आपको सेबी, एमपी, आरबीआई। तो वहां पे आंसर आपको आरबीआई करना है। All transaction of purchase and sale of securities by key personnel of the AMC who are directly involved in investment operations shall be disclosed to the compliance officer of the member at least on। AMC के की पर्सनल जो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनके सिक्योरिटीज के परचेज और सेल ट्रांजैक्शन को मेंबर के कंप्लायंस ऑफिसर को कम से कम कितने दिनों पर डिस्क्लोज करना होता है? पहला ऑप्शन है वीकली बेसिस, दूसरा ऑप्शन है मंथली बेसिस, तीसरा ऑप्शन है हाफ ईयरली बेसिस और चौथा ऑप्शन है ईयरली बेसिस। तो इसका राइट आंसर है हाफ ईयरली बेसिस। एमपी कोड ऑफ इथिक्स के अकॉर्डिंग जो की पर्सनल होते हैं, मतलब कि डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन हैंडल करते हैं, उन्हें अपना बाय और सेल ऑफ सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करना होता है। ये डिस्क्लोजर हर 6 महीने यानी कि हाफ ईयरली में कंप्लायंस ऑफिसर को दिया जाता है। अगर उनके ट्रांजैक्शन में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि फंड के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है, तो उस केस में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को रिपोर्ट किया जाता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर फंड के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है तो किसे रिपोर्ट किया जाता है? तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को रिपोर्ट किया जाता है, ट्रस्टी को रिपोर्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हाफ ईयरली बेसिस पर। द इन्वेस्टमेंट रेंज इन डेट इंस्ट्रूमेंट इज बिटवीन डैश ऑफ टोटल एसेट्स इन ए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में डेट इंस्ट्रूमेंट का इन्वेस्टमेंट रेंज क्या होता है? मतलब डेट जो है उसमें कितना परसेंट होता है? पहला ऑप्शन है 80% और 95%। दूसरा ऑप्शन है 75% एंड 90%। तीसरा ऑप्शन है 50% एंड 65%। चौथा ऑप्शन है 25% एंड 50%। तो इसका राइट आंसर है 75 एंड 90%। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम होता है जो मेनली डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। इसमें जो एलोकेशन का रूल होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है 75 से 90% और इक्विटी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो 10 से 25% होता है। तो इसका राइट आंसर है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में डेट इंस्ट्रूमेंट कितना होता है? 75 से 90%। Which of the following is it true for a monthly income distribution cum capital withdrawn plan IDCW of a mutual fund scheme? मंथली IDCW ऑप्शन वाले म्यूचुअल फंड में क्या सच है, क्या ट्रू है? पहला ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड गारंटीज डिक्लेयर द IDCW, हाउएवर द अमाउंट में डिफर। दूसरा ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड गारंटी डिक्लेयरिंग द IDCW अमाउंट। तीसरा ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड कैन नॉट गारंटी डिक्लेयरिंग द IDCW अमाउंट और फ्रीक्वेंसी। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आईडीसीडब्ल्यू में कुछ भी गारंटी ऐसा नहीं होता कि डिविडेंड मिलेगा ही। तो इसका राइट आंसर क्या है? द म्यूचुअल फंड कैन नॉट गारंटी डिक्लेयरिंग द आईडीसीडब्ल्यू अमाउंट और फ्रीक्वेंसी। टाइम भी डिसाइड नहीं होता कि हाँ इस टाइम पे डिविडेंड मिलेगा ही। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉन ऑप्शन उन इन्वेस्टर को अट्रैक्टिव लगता है जो रेगुलर इनकम चाहते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसमें समझना जरूरी है, म्यूचुअल फंड में डिविडेंड फिक्स नहीं होता।
डिविडेंड तभी मिलेगा जब स्कीम के पास डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस होगा। अगर सरप्लस नहीं है तो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं होगा, चाहे स्कीम में मंथली डिविडेंड ऑप्शन क्यों ना हो। तो इसका राइट आंसर है द म्यूचुअल फंड कैन नॉट गारंटी डिक्लेयरिंग द आईडीसीडब्ल्यू अमाउंट और फ्रीक्वेंसी। In case one of the joint holders die, then the units will be। अगर जॉइंट अकाउंट में से एक होल्डर की डेथ हो जाए तो यूनिट्स का क्या होगा? पहला ऑप्शन है बी ट्रांसफर टू द एचयूएफ ऑफ डिसीज्ड होल्डर, दूसरा ऑप्शन है बी ट्रांसफर टू नॉमिनीज, तीसरा ऑप्शन है कंटिन्यू टू बी हेल्ड बाय सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर्स, चौथा ऑप्शन है रिडीम्ड ऑटोमेटिकली। तो इसका राइट आंसर है कंटिन्यू टू बी हेल्ड बाय सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर्स। जॉइंट अकाउंट में ऑनरशिप ऑलरेडी सबके नाम पर होती है, डेथ होने पर डिसीज के नाम रिमूव हो जाता है, बाकी होल्डर सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं। तो इसका राइट आंसर है कंटिन्यू टू बी हेल्ड बाय सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर्स। Identify the category of mutual fund scheme in which the net asset value NAV has to be declared for up to 4 decimal points। कौन सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी ऐसा है जिसमें एनएवी 4 डेसिमल तक डिक्लेयर होता है? पहला ऑप्शन है मिड कैप फंड, दूसरा ऑप्शन है ब्लू चिप फंड, तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। तो इसका राइट आंसर है लिक्विड फंड। ये आप लोगों को याद रखना होगा कि जितना भी लिक्विड फंड है, डेट फंड है और इंडेक्स फंड है, वहां पे एनएवी 4 डेसिमल तक कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि मान लेते किसी फंड का एनएवी 34 है, तो लिक्विड फंड, डेट फंड, इंडेक्स फंड में 4 डिजिट डेसिमल तक कैलकुलेट किया जाता है, मतलब 34.25763 यहाँ तक कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर इक्विटी फंड है तो 2 डेसिमल तक एनएवी कैलकुलेट किया जाता है। मान लेते हैं एनएवी इक्विटी फंड का 72 है 0.86, तो 2 डेसिमल तक कैलकुलेट होगा और यहाँ पे 4 डेसिमल तक कैलकुलेट होगा। तो आपको याद रखना लिक्विड फंड, डेट फंड, इंडेक्स फंड 4 डेसिमल तक कैलकुलेट होगा और इक्विटी फंड एंड हाइब्रिड फंड में 2 डेसिमल तक कैलकुलेट होगा एनएवी। Can an investor redeem any amount from a segregated portfolio? If yes, then what are the restrictions? क्या इन्वेस्टेड सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो से पैसा निकाल सकते हैं? अगर हाँ तो रिस्ट्रिक्शन क्या होगा? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रिडक्शन फ्रॉम ए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। ओनली 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट कैन बी रिडीम्ड फ्रॉम ए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। तीसरा ऑप्शन है ओनली 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट कैन बी रिडीम्ड फ्रॉम ए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। चौथा ऑप्शन है एन इन्वेस्टर कैन नॉट रिडीम एनी अमाउंट फ्रॉम ए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो फ्रॉम द एएमसी। तो ये आपको याद रखना होगा कि कोई भी अमाउंट नहीं निकाला जा सकता। एन इन्वेस्टर कैन नॉट रिडीम एनी अमाउंट फ्रॉम ए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो फ्रॉम द एएमसी। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? जब म्यूचुअल फंड किसी डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्रेडिट इवेंट जैसे कि डिफॉल्ट या डाउनग्रेड हो जाता है तो उस अफेक्टेड पार्ट को अलग कर दिया जाता है, इसी को सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है? ना नए इन्वेस्टमेंट अलाउड होते हैं इसमें, ना रिडक्शन अलाउड होता है, ना सेलिंग अलाउड होता है। लेकिन इन्वेस्टर को एग्जिट देने के लिए एमसी उसके यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर देती है, वहां से रिडीम हो सकता है। Which distributors will be covered under the due diligence process of the asset management company as mandated by SEBI? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सेबी के ड्यू डिलिजेंस रूल के अंडर आता है? पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर हु हैज प्रेजेंस इन मोर देन 10 लोकेशन। 10 लोकेशन नहीं होता इसमें, 20 लोकेशन होता है। अगर 20 लोकेशन होता तो फिर ये ऑप्शन राइट होता है। दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर हु हैज एयूएम ऑफ ओवर रुपीज 100 करोड़ फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये राइट है, 100 करोड़ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होना चाहिए। ए डिस्ट्रीब्यूटर हु हैज रिसीव्ड कमीशन ऑफ रुपीज 25 लाख फ्रॉम वन म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे 25 लाख नहीं होगा, 50 लाख होगा। 50 लाख होता तो सही हो जाता, क्योंकि वन म्यूचुअल फंड से कमीशन 50 लाख पर एनम आना चाहिए सेम फाइनेंशियल ईयर में। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, तो ऑलरेडी देख चुके 2 ऑप्शन गलत हो चुका, तो ऑल ऑफ द अबव भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूटर हु हैज एयूएम ऑफ ओवर रुपीज 100 करोड़ फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो डिस्ट्रीब्यूटर बड़े स्केल पर काम करते हैं या ज्यादा पैसा हैंडल करते हैं, उन पर एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग मतलब कि ड्यू डिलिजेंस होती है, ताकि इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे और कोई मिस सेलिंग या अनएथिकल प्रैक्टिस ना हो। ड्यू डिलिजेंस का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले 20 से ज्यादा लोकेशन पर काम होना चाहिए, मल्टीपल प्रेजेंस होना चाहिए। दूसरा है 100 करोड़ से ज्यादा एयूएम होना चाहिए नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में।
तीसरा है 1 करोड़ से ज्यादा कमीशन पर ईयर होना चाहिए, सारा ही एएमसी से मिल करके 1 करोड़ कमीशन होना चाहिए। और चौथा है 50 लाख से ज्यादा कमीशन किसी एक म्यूचुअल फंड से, मतलब किसी एक एएमसी से 50 लाख का अगर कमीशन आ रहा है तो वो भी ड्यू डिलिजेंस क्राइटेरिया है। The sponsor of a mutual fund cannot be compared to the chief executive of a company. State true or false? क्या स्पॉन्सर को कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी सीईओ के बराबर समझा जा सकता है? पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है फॉल्स। स्पॉन्सर को सीईओ या कंपनी एग्जीक्यूटिव नहीं समझा जा सकता है। म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर कंपनी के प्रमोटर के जैसा होता है। स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड को स्टैब्लिश करता है, ट्रस्टी और एएमसी अपॉइंट करता है। स्पॉन्सर का ये काम है कि ट्रस्टी और एएमसी को कौन अपॉइंट करेगा? स्पॉन्सर अपॉइंट करेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, स्पॉन्सर सीईओ का रोल नहीं निभाता। म्यूचुअल फंड का एक्चुअल मैनेजमेंट और ऑपरेशन कौन देखता है? एएमसी देखता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मैनेजमेंट और ऑपरेशन कौन देखता है म्यूचुअल फंड में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एएमसी। और स्पॉन्सर क्या करता है? वो कंपनी का प्रमोटर होता है, ट्रस्टी और एएमसी को अपॉइंट करता है। An asset management company can recover investment management and advisory fee on management of the unclaimed amount. एएमसी जब अनक्लेम्ड अमाउंट को मैनेज करता है तो वो कितना फीस चार्ज कर सकते हैं? इसका पहला ऑप्शन है ओनली ऑन द एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड इन होल्डिंग द फंड्स। दूसरा ऑप्शन एट ए मैक्सिमम रेट ऑफ 0.50% पर एनम। तो यही इसका राइट आंसर, ये हम लोग पढ़ चुके कि 0.50% पर एनम वो चार्ज कर सकते हैं। एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टर को उनके अनक्लेम्ड अमाउंट क्लेम करने के लिए कंटिन्यूस रिमाइंड करे। इसके लिए एएमसी लेटर या कम्युनिकेशन भेजती रहती है। एएमसी इन अनक्लेम्ड अमाउंट को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और एडवाइजरी फी चार्ज कर सकती है। ये फीस कितना होता है? 0.50% पर एनम तक अलाउड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.50% पर एनम। अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ लेने के लिए दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं।